नमस्कार। आज हम जरा महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों पर जो हमें सामग्री मिली है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करें हैं। जी। ये जो दस्तावेज है हमारे पास, ये मोहनदास करमचंद गांधी की पूरी यात्रा का एक तरह से सार दिखाते हैं। मतलब उनका जन्म पोरबंदर में 1869 में हुआ हाँ। और बचपन से ही वो शांत, सरल और सत्यवादी किस्म के थे, ऐसा पता चलता है। बिल्कुल। और फिर वो लंदन गए कानून की पढ़ाई करने। लेकिन जो असल मोड़ आया, जैसे इन दस्तावेजों में भी जिक्र है, वो था दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। अच्छा। हाँ, वहां जब उन्होंने वो नस्लीय भेदभाव देखा, सहा, तो वहीं से मतलब उनके मन में सत्याग्रह और अहिंसा के विचार पनपने लगे। वो एक टर्निंग पॉइंट था। ये बात वाकई सोचने वाली है कि कैसे एक वकील जिसे कानून की ट्रेनिंग मिली है, वो इस अनुभव से गुजर कर अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। सही बात है। क्या स्रोत इस बदलाव की प्रक्रिया पर कुछ और बताते हैं कि ये कैसे हुआ? देखिए, स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह कोई निष्क्रिय चीज नहीं थी। यानी कि बस चुपचाप सहते रहो। हाँ हाँ। नहीं, ये अन्याय के खिलाफ एक बहुत ही सक्रिय नैतिक बल था। मतलब सत्य पर टिके रहना, बिना हिंसा के चुनौती देना, ये हिम्मत का काम था। तो ये सिर्फ सहन शक्ति नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रतिरोध था। बिल्कुल, एक नैतिक प्रतिरोध। और इसी सोच ने, देखिए, भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। और फिर जब वो भारत लौटे तो उन्होंने इसी सिद्धांत को यहाँ लागू किया। हाँ। बड़े आंदोलनों में, जी। जैसे चंपारण सत्याग्रह का जिक्र आता है। हाँ, नील किसानों के लिए। फिर असहयोग आंदोलन, जिसमें वो सरकारी चीजों का बहिष्कार था। जी हाँ, स्कूल, कॉलेज, अदालतें। और फिर वो प्रसिद्ध दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब में उनका मूल मंत्र तो अहिंसा ही रहा है ना। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इन दस्तावेजों से उभरती है, वो ये कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं थी गांधी जी के लिए। अच्छा। मतलब वो इसे एक बड़े सामाजिक और नैतिक बदलाव के मौके की तरह देखते थे। हाँ, उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं था। वो चाहते थे कि भारतीय समाज की जो अंदरूनी कमजोरियां हैं, जैसे छुआछूत थी, गरीबी थी, अलग अलग समुदायों में मतभेद थे, वो भी दूर हों। तो ये एक तरह से दोहरी लड़ाई थी, बाहर दुश्मन से और अंदर अपनी कमियों से। सही कहा। हर आंदोलन में आपको ये दोनों पहलू दिखेंगे। वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक तरह का स्वराज चाहते थे जो अंदर से भी मजबूत हो। और फिर इतने सालों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इन सारे प्रयासों का नतीजा। जी, वो एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन फिर, जैसा कि ये सामग्री बताती है, दुखद रूप से कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी, एक त्रासदी। पर उनकी हत्या के बावजूद उनके विचार, वो तो आज भी जिंदा हैं। सही बात है। सामग्री भी यही कहती है। गांधी जी आज भी दुनिया भर में शांति, सत्य, मानवाधिकार, इन सब के प्रतीक माने जाते हैं। हाँ, उनका प्रभाव तो भारत के बाहर भी बहुत रहा। बहुत ज्यादा। हाँ। आप नेल्सन मंडेला को देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देखिए, कितने ही लोगों ने, कितने ही आंदोलनों ने उनसे प्रेरणा ली। उनकी जो विरासत है वो किसी सीमा में बंधी नहीं है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि कैसे पोरबंदर में जन्मा एक युवक मोहनदास दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से गुजरकर महात्मा बना और फिर अहिंसा के अपने उस अनोखे रास्ते पर चलकर भारत को आजादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उनकी पूरी जिंदगी ही जैसे सत्य और अहिंसा के साथ प्रयोगों की कहानी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? कि आज की दुनिया में जो इतनी जटिल है, इतनी भागदौड़ वाली, कई बार हिंसक भी, इसमें गांधी जी के वो सिद्धांत सत्य और अहिंसा कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। स्रोत भी इशारा करते हैं कि उनके विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। तो क्या आज के समय में भी व्यक्ति और समाज इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई वास्तविक, कोई सार्थक बदलाव ला सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना पहले था।